हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। अनलॉफुल एक्ट, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, इस एक्ट को क्यों पारित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अनलॉफुल यानी कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के लिए इस एक्ट को सरकार के द्वारा पारित किया गया। ये विधि विरुद्ध क्रियाकलाप क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, हमें इस एक्ट को पढ़ने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप क्या होते हैं। ऐसे कोई भी स्टेटमेंट जो कि भारत के खिलाफ दिए जाते हैं, जिससे भारत की एकता, भारत की प्रभुता, भारत की अखंडता को डिस्टरबेंस होता है या उस पर अटैक किया जाता है। ठीक है। और ये जो वर्क किया जाता है, ये भारत के नागरिकों के द्वारा भी किया जा सकता है, भारत में किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। इन सबको हमने कवर किया है सेक्शन फर्स्ट में। जब हम सेक्शन फर्स्ट पर आएंगे तो इस विषय पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अनलॉफुल एक्टिविटीज वे एक्टिविटीज होती हैं जो भारत की प्रादेशिक जो अखंडता है उसको डिस्टर्ब करती हैं, भारत को तोड़ने की बात करती हैं, भारत को खंड खंड करने की बात करती हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियों पर, इस प्रकार के व्यक्तियों पर रोक लगाने के लिए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप जैसे अधिनियम पारित किए जाते हैं। आपको पता होगा कि 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था। इंडो चाइना जब वार हुआ था तो उस समय देश के अंदर नेशनल क्राइसिस भी चल रहा था, डोमेस्टिक क्राइसिस भी चल रहा था। यानी कि देश के अंदर उस समय, आप सोचिए कि जब किसी भी देश के अंदर युद्ध जैसी स्थिति होती है, जब कोई बाह्य शक्ति किसी देश पर आक्रमण करती है, तो उस आक्रमण के समय हमें क्या करना चाहिए? उस आक्रमण के समय हमें अपने देश की सरकार और सत्ता का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि डोमेस्टिक क्राइसिस को उत्पन्न करना चाहिए, नेशनल डिस्टरबेंस क्रिएट करना चाहिए, है ना। तो उस समय जब हम बाह्य आक्रमण से जूझ रहे थे तो ये घटना घटित होती है 1962 में। 1962 में ही युद्ध चल रहा था और 1962 में ही एक घटना घटित होती है भारत के अंदर। आपको याद होगा कि तमिलनाडु के तात्कालिक मुख्यमंत्री सी.एन. अन्नादुरई उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सी.एन. अन्नादुरई के द्वारा राज्यसभा में एक भाषण दिया जाता है, एक स्पीच दी जाती है और उसमें यह कहा जाता है कि उन्होंने एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव का डिमांड आप जानकर के हैरान रह जाएंगे। उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड थी कि तमिलनाडु को भारत से अलग करके एक सेपरेट कंट्री बना दिया जाना चाहिए। अब सोचिए, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, जब देश में इस प्रकार बाह्य आक्रमण हुआ है, किसी देश से युद्ध चल रहा है, उस समय इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहा है और ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम देने की सोच रहा है जो कि भारत के लिए सही नहीं है। तो इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट की आवश्यकता पड़ी। तो इस एक्ट को लाने के लिए सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया था, जो कि 16वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है। इस संशोधन के माध्यम से जो 16 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963 है, 1963 का 16वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें मुख्य रूप से आर्टिकल 19 में संशोधन किया गया। सबसे पहला संशोधन आर्टिकल 19 में, सबसे पहला संशोधन क्या किया गया? आर्टिकल 19 में आपने देखा होगा, आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं व्यक्ति को मिली हुई हैं। कौन कौन सी? ये सबसेक्शन 1 है। इस 1 में ए बी सी ऐसे करके 6 स्वतंत्रताएं। अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है। दूसरी आपकी निरायुध सम्मेलन करने की आजादी, निरायुध सम्मेलन की आजादी, ठीक है। तीसरा है आपका संघ बनाने की आजादी, संघ या संगम बनाने की आजादी। ये संगम या संघ, यहां पर भी संगम शब्द यूज हुआ है, लेकिन ये संघ कैसा होना चाहिए? ये विधिपूर्ण होना चाहिए, विधि विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में सिर्फ 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं व्यक्तियों को दी गई हैं।
अभिव्यक्ति की आजादी, संघ बनाने की आजादी, निरायुक्त सम्मेलन करने की, आप सम्मेलन कर सकते हैं लेकिन वो हिंसक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप भारत के किसी भी भाग में आ जा सकते हैं, आप भारत के किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, आप कोई भी व्यापार या उपजीविका कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ में, जो कि 1963 में लगाए गए थे। 1963 में इसमें सेक्शन 1 उपधारा 2 उपधारा 3 उपधारा 4 उपधारा 5 इस प्रकार से उपधारा 6 तक इसमें क्या संशोधन किया गया था कि भारत की एकता और सॉरी भारत की प्रभुता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारत की प्रभुता, भारत की अखंडता, अगर कोई व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट देता है, वो किसी भी माध्यम से हो सकता है जो कि एक्ट में बताया गया है, वो लिख करके, बोल करके या दृश्य रूप में किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। अगर इस प्रकार प्रभुता और अखंडता को डिस्टर्ब करता है, उस पर अटैक करता है, तो उसको इस आजादी का लाभ नहीं मिलेगा, उसको ये स्वतंत्रता नहीं मिलेंगी। ये जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है इस एक्ट 16 अमेंडमेंट 1963 के द्वारा इस एक्ट को लेकर के आया गया। 1963 अमेंडमेंट के आधार पर इस एक्ट को लेकर आया था 16 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इसमें एक और संशोधन किया गया इसी अमेंडमेंट के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस के द्वारा जो शपथ ग्रहण की जाती है, उस शपथ में उनको एक शपथ और लेनी होती है, और वह शपथ कौन सी होती है? भारत की प्रभुता और भारत की अखंडता की रक्षा करेंगे। ये 1963 के बाद की शपथ है, इससे पहले ये लाइन इसमें नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए 16वां संविधान संशोधन 1963 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि इस एक्ट में, ये तो हमने इसकी पृष्ठभूमि को जान लिया, ये किस एक्ट संशोधन पर आधारित है, ये 16वें संविधान संशोधन पर आधारित है, ये 1963 में लाया गया था, ये किस घटना के कारण लाया गया था, ये तत्कालिक मुख्यमंत्री तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे CN अन्नादुरई, उनके अनलॉफुल डिमांड के कारण इस एक्ट को लाना पड़ा। उस समय और भी घटनाएं घटित हो रही थी, तो इस प्रकार के एक्ट की जरूरत पड़ी। अब हम आते हैं कि हमारे एग्जाम में इस एक्ट से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमें समझने के लिए इस एक्ट की ड्राफ्टिंग की ओर चलना होगा। यानी कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस एक्ट में कि ये विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के नाम से हम इसे जानते हैं। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 के नाम से इसे हम जानते हैं। इस एक्ट में कुल 7 अध्याय, 53 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। 7 अध्याय, 53 धाराएं, 4 अनुसूचियां। जो चौथी अनुसूची है ये 2019 के अमेंडमेंट के द्वारा इस एक्ट में जोड़ी गई है। 2019 का इस एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था, 2019 के अमेंडमेंट के द्वारा चौथी अनुसूची जोड़ी गई है। चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची बताती है नेम ऑफ इंडिविजुअल, नेम ऑफ इंडिविजुअल। तो अभी ये खाली है, इसमें कुछ लिखा नहीं गया है इस अनुसूची में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमें एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा क्या पूछा जा सकता है, कौन सी सेक्शन से पूछी जा सकती है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने वीडियो को डिजाइन किया है। तो फ्रेंड्स, हमें जब हम कोई भी जुडिशरी का एग्जाम फाइट करते हैं, चाहे वो ADPO का एग्जाम हो, चाहे वो सिविल जज का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि सेक्शन, उसका ड्राफ्ट, सबसे पहले हम उसे ड्राफ्ट को नजर जाती है कि उसका ड्राफ्टिंग कैसी है, उसकी एक्ट की, उस एक्ट में कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस एक्ट में 7 अध्याय, 53 धाराएं, 4 अनुसूचियों में इस एक्ट को कंप्लीटली ड्राफ्ट किया गया है। तो आइए समझते हैं इस एक्ट में जो धारा अध्याय 1 है। अध्याय 1 में ये बताया गया है प्रारंभिक, जो कि हर एक एक्ट में होता है। प्रारंभिक का मतलब होता है उस एक्ट का नाम, विस्तार और वह कहां पर लागू होगा और किन किन व्यक्तियों पर यह अधिनियम लागू होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
अधिकतर ऐसे प्रश्न भी एक्ट से पूछे जाते हैं जो कि कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होते। अब ये पूछ सकते हैं कि इस एक्ट का अधिनियम क्रमांक बताइए, किसी का बताइए, सीआरपीसी का अधिनियम क्रमांक बताइए, या फिर आप आईपीसी का अधिनियम क्रमांक बताइए। तो हर एक एक्ट का अधिनियम क्रमांक होता है और इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्ट का अधिनियम क्रमांक है 37। यहां हम लिख देते हैं, इसका अधिनियम क्रमांक है, अधिनियम क्रमांक 37। तो फ्रेंड्स, 7 अध्याय 53 धाराएं और 4 अनुसूचियां। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं जिससे कि आप बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाए। तो प्रारंभिक में उसका नाम, उसका विस्तार और वह कहां कहां पर लागू होता है ये बताया जाता है। तो इस एक्ट का नाम धारा 1 में बताया गया है कि ये विस्तार, इसका नाम क्या होगा, जिसका नाम विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 है। ठीक है, इसके बाद ये कहां पर लागू होता है, ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है, ये किन किन व्यक्तियों पर लागू होता है। तो देखिए, ये भारत के नागरिकों पर लागू होता है। भारत की सरकार में भारत सरकार की सेवा में के प्रत्येक व्यक्ति पर यह लागू होता है, चाहे वह कहीं पर भी अपॉइंटेड हो, चाहे वह भारत में अपॉइंटेड हो, चाहे वह भारत के बाहर विदेश में अपॉइंटेड हो, ये सब पर लागू होता है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई सरकार का कोई ऑफिसर्स विदेश में रह के कोई आतंकवादी गतिविधि करता है या फिर कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज को क्रिएट करता है तो उस पर भी इस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, इसमें बताया गया है, भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान पर किसी भी व्यक्ति पर, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कोई विमान या पोत है जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है और वह भारत की सीमा से बाहर भी है, खुले समुद्र पर भी है, तब भी ये एक्ट उस पर लागू होगा। उस पोत में यदि किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का एक्ट किया है, अनलॉफुल एक्टिविटीज की है या फिर टेररिज्म एक्टिविटीज को अंजाम दिया है, तो यह एक्ट के अंतर्गत वह दंडनीय होगा। ठीक है, ये उन पर भी लागू होता है, जैसा कि आईपीसी में भी लिखा हुआ है। आईपीसी में जब आप पढ़ते हैं कि आईपीसी कहां लागू होगी, तो आईपीसी भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान पर, खुले समुद्र पर, किसी भी व्यक्ति पर यह लागू हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशंस क्लॉज की बात करती है। इसमें मुख्य रूप से हमारी एक डेफिनेशंस है, वैसे तो इसमें काफी डेफिनेशन दी गई है, लेकिन इसकी क्लॉज ओ में जो डेफिनेशन है वो है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज हम किसे कहेंगे। इस एक्ट को मुख्यतः अनलॉफुल एक्टिविटीज और टेररिज्म एक्टिविटीज पर ही बनाया गया है। पहले ये एक्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए जाना जाता था, लेकिन 2004 में कांग्रेस सरकार के द्वारा पोटा एक्ट को रिपील किए जाने के कारण इस एक्ट में 2004 में काफी संशोधन किए गए थे और संशोधन के पश्चात अब इस एक्ट को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के साथ साथ आतंकवादी गतिविधियों पर भी लागू किया जाता है। आतंकवादी कार्य यदि कोई व्यक्ति करता है, उनका कंस्पिरेसी करता है, कुछ भी करता है, षड्यंत्र, अबेटमेंट, कुछ भी करता है ना, तो उस पर भी ये लागू होता है। तो फ्रेंड्स, 2004 के बाद इसके जो सेक्शंस हैं उनमें काफी कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ सेक्शंस हैं, उनको नए सिरे से लिखा गया है, नए सिरे से उनको रखा गया है। ठीक है, जैसे कि अपनी सेक्शन 15 है, सेक्शन 15 और चैप्टर 4 सेक्शन 15 में बताया गया है कि आतंकवादी संगठन या आतंकवादी कार्य क्या होगा। तो आतंकवादी कार्य के बारे में सेक्शन 15 में बताया गया है। ये सेक्शन 15 आतंकवादी कार्य को डील करती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी कार्य जो कि भारत की प्रभुता, भारत की एकता और भारत की अखंडता या उसकी प्रादेशिक अखंडता पर अटैक करता हो, ऐसा कोई स्टेटमेंट देता हो जिससे कि ये तीनों डिस्टर्ब हो सकते हो, भारत के टुकड़े करना चाहता हो, भारत की सरकार के प्रति विद्रोह कारित करता हो, भारत के सत्ता के प्रति विद्रोह कारित करना अनलॉफुल एक्टिविटीज में कवर होता है। इस प्रकार की गतिविधियों को इस एक्ट में डील किया गया है और सेक्शन 2 के ओ में से बताया गया है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज क्या होती है। जब हम इस एक्ट को सेक्शन वाइज पढ़ेंगे तब हम टेररिस्ट एक्टिविटीज और आपकी अनलॉफुल एक्टिविटीज इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि क्या इसमें अंतर है, क्यों इसे अलग अलग सेक्शंस में डिफाइन किया गया है।
यहाँ तक कि टेररिज्म जो एक्टिविटीज है उसको के में ही बताया गया, सेक्शन 2 के में बताया गया है कि धारा 15 के अकॉर्डिंग होगा। धारा 15 में जो डेफिनेशन, धारा 15 में जो कंडीशन, डेफिनेशन नहीं है, यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस में हम टेररिज्म एक्ट जो एक्टिविटीज है उसको हम टेररिस्ट एक्टिविटीज मान के चलेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा सेक्शन अध्याय 2 आता है। अध्याय 2 में ही बताया गया है कि विधि विरुद्ध संगम। इस अध्याय में कुल कितनी धाराएं हैं? अध्याय 2 धारा 3 से धारा 9 तक चलता है। धारा 3 में ये बताया गया है, अभी हम आपको मोटा मोटा बता रहे हैं, ओवरऑल इसका व्यू दे रहे हैं, जिससे कि आप अपने माइंड में इसकी ड्राफ्टिंग को एकदम से क्लियर समझ सकें कि इस एक्ट को किस प्रकार से 7 अध्यायों में कितनी धाराओं में कैसे विभाजित किया गया है। लेकिन जब हम नेक्स्ट वीडियो इस पर लेक्चर पर अपलोड करेंगे तो उस समय हम आपको डीपली बताएंगे कि इन धाराओं में क्या क्या क्वेश्चंस उठ के आ सकते हैं। लेकिन आज हमारा एक प्रारंभिक इस विषय को लेकर के विश्लेषण है। तो धारा 3 में बताया गया है कि विधि विरुद्ध संगम क्या होता है। तो विधि विरुद्ध संगम के बारे में बात की गई है। तो केंद्र सरकार को धारा 3 में ये पावर दी गई है कि केंद्र सरकार किसी भी संगठन को, किसी भी संगम को विधि विरुद्ध संगम घोषित कर सकती है। ठीक है, ये सरकार की पावर होगी, केंद्र सरकार की। लेकिन केंद्र सरकार को किसी संगठन को विधि विरुद्ध घोषित करने के बाद उसे अधिकरण को निर्देशित करना होगा। अधिकरण को निर्देशित क्यों किया जाता है? मामला अधिकरण को निर्देशित इसलिए किया जाता है क्योंकि सरकार में जो डिसीजन लिया गया था वहां इतने एक्सपर्ट नहीं थे उसकी जांच करने के लिए कि ये मामला बनता है या नहीं बनता। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति को जो कि विधि में पारंगत है उस व्यक्ति के पास इस मामले को भेजा जाता है। ठीक है, अधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? अधिकरण का अध्यक्ष होता है हाई कोर्ट का जज बनने का पात्रता रखने वाला व्यक्ति। जिस व्यक्ति में हाई कोर्ट जज बनने की पात्रता है या जो कोई व्यक्ति हाई कोर्ट का जज है या रिटायर्ड जस्टिस है, उस जस्टिस को अधिकरण का अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाता है। इसमें सिर्फ एक अध्यक्ष होता है। ये धारा 5 में बताया गया है। लेकिन धारा 4 में सरकार ने जो डिसीजन लिया था संगम को विधि विरुद्ध घोषित करने का, अब उसकी जांच करने के लिए उसे सरकार ने अधिकरण को ट्रांसफर कर दिया। अब यह अधिकरण क्या करेगा? अधिकरण उसकी जांच करेगा और अधिकरण जो है या तो उसको डिसमिस करेगा या उसको अलाउ करेगा। ठीक है, ये अधिकरण के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसकी कुछ टाइम्स लिमिटेशंस है कि सरकार अपनी घोषणा करने के कितने दिन बाद अधिकरण को निर्देशित करेगी, अधिकरण कितने दिन में इसका फैसला सुनाएगा, है ना। ये सारी बातें धारा 4 और 5 में कवर की गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से कुछ लोगों ने, आपने देखा होगा मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, जब इस एक्ट को लेकर के कुछ संशोधन होते हैं तो एक बवाल सा हमारे देश में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जानकारी नहीं है इस एक्ट की। बवाल तो आना ही आना है। सरकार ने ये कर दिया, सरकार किसी को भी जेल में डाल देगी, सरकार किसी को भी पकड़ लेगी, सरकार ये कर देगी, सरकार वो कर देगी। कुछ अपने पॉलिटिकल एजेंडे में बात करते हैं तो कुछ अपनी जानकारी के अभाव में बात करते हैं। ऐसा नहीं है। सरकार जब किसी व्यक्ति को या किसी संगठन को विधि विरुद्ध घोषित करती है तो उसकी जांच विधिवत रूप से की जाती है फ्रेंड्स। इसीलिए अधिकरण का प्रावधान इसमें किया गया है। आपको यह भी कह सकता है कि अधिकरण तो सरकार के अधीनस्थ होता है, वो एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। लेकिन इस एक्ट में जब हम अंदर अंदर जितना उतरते जाएंगे तब समझेंगे कि इस एक्ट की बारीकियां क्या है। ठीक है, जरूरी है ये एक्ट। अगर इस प्रकार के प्रावधान, इस प्रकार के कानून हमारे देश में नहीं होंगे तो हमारा देश, आप समझते हो, किस दिशा की ओर जाएगा। हमारे देश में किस प्रकार के स्टेट में, कुछ यूनिवर्सिटियां तो ऐसी हैं जहां से भारत के टुकड़े होंगे, इस प्रकार के नारे दिए जाते हैं। समझ लीजिए यहाँ के लोगों की मेंटलिटी और मानसिकता क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, कम टू द पॉइंट, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें बताया गया है, और इसमें जो सेक्शन 9 है, इस देखिए सेक्शन 9 में बताया गया है कि जो अधिकरण की जो प्रोसेस होगी, देखिए वो एक जुडिशियल बॉडी नहीं है। जुडिशियल बॉडी होती तो वह एविडेंस को फॉलो करती, एविडेंस एक्ट को फॉलो करती, जुडिशियल रूल्स को फॉलो करती। लेकिन ये जो अधिकरण है जुडिशियल बॉडी नहीं है। इस कारण से ये बताना पड़ेगा कि जो अधिकरण प्रक्रिया को यूज करेगा ये कौन सी प्रक्रिया होगी। तो स्पष्ट तौर पर धारा 9 में ही बताया गया है कि अधिकरण के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वह सीपीसी के अकॉर्डिंग
होगी, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड में जो प्रक्रिया है मामलों के संज्ञान के लिए, वह प्रक्रिया इसके लिए होगी। जैसे कि किसी व्यक्ति को समन निकालना, किसी व्यक्ति के लिए कमीशन निकालना, किसी का शपथ पर साक्ष्य ग्रहण करना, ये सारे काम सिविल में हो सकते हैं। तो जो पावर मिली हुई है अधिकरण को, देखिए अधिकरण में जो व्यक्ति बैठा है वो जज नहीं है, ठीक है। अधिकरण में जो व्यक्ति बैठा है वह एक अध्यक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभाता है, इसलिए वह एविडेंस एक्ट को फॉलो नहीं कर सकता है। तो उसके लिए प्रक्रिया हमने सीपीसी से ले रखी है। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि अधिकरण कौन सी प्रक्रिया को फॉलो करेगा, तो वह सीपीसी की प्रक्रिया को फॉलो करेगा। इसी प्रकार से धारा 6 में बताया गया है, इस एक्ट की धारा 6 में बताया गया है कि सरकार जो नोटिफिकेशन निकालती है वह नोटिफिकेशन कब तक रहेगा, किसी संगम के विधिवृद्ध होने का जो नोटिफिकेशन सरकार निकालती है, जो सूचना निकालती है, वह 6 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगी, ठीक है। जब तक कि अधिकरण के द्वारा अन्यथा कुछ और कार्रवाई ना की गई हो। यदि अधिकरण ने सरकार की उस जो घोषणा थी, उस घोषणा को अगर डिसमिस कर दिया कि नहीं ये गलत घोषणा निकाली, तो उस समय वो प्रवर्त नहीं रहेगी, उस समय वह लागू नहीं होगी। लेकिन यदि उसको अप्रूवल कर दिया, अप्रूवल दे दिया अधिकरण के द्वारा, सरकार की घोषणा को अप्रूवल दे दिया, तो फिर तो रहेगी। तो कब तक रहेगी? 6 वर्ष तक रहेगी। और सरकार कभी भी किसी भी समय बीच में इसे समाप्त कर सकती है, इस अवधि को। इस सरकार की स्पेशल पावर है। तो आपको समझ में आया कि सरकार किस प्रकार से किसी भी विधिवृद्ध संगम को किसी भी संगम को विधिवृद्ध घोषित करती है और क्या प्रोसेस होती है उसे विधिवृद्ध घोषित करने की, और जो संगम विधिवृद्ध घोषित हो जाता है तो उसके पास उस समय क्या रेमेडीज होती हैं, ठीक है। इस पर हम डीपली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आते हैं हम सेक्शन अध्याय 3 पर। अध्याय 3 कुछ नहीं है इसमें। अध्याय 3 में धारा 10 से धारा 14 तक बताया गया है कि ये जो प्रारंभिक ये विधिवृद्ध जो संगम था, विधिवृद्ध संगम में क्या पेनल्टीज होंगी। यदि कोई व्यक्ति विधिवृद्ध कार्य करता है, विधिवृद्ध क्रियाकलाप करता है, तो उसके लिए क्या पेनल्टीज होगी, धारा 13 में बताया गया है ना। तो धारा 10, धारा 11, धारा 12 उस स्थान के बारे में बताया गया है, और उनकी जो संपत्ति है विधिवृद्ध संगम से अर्जित की गई आगम है उनके बारे में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति एक संपत्ति को लेता है, अपने पास रखता है, तो उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी, उसको क्या पनिश किया जाएगा, ये सेक्शन बताया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी सेक्शन 14 क्या बताती है, इस अधिनियम की सेक्शन 14 बताती है कि इसके अंतर्गत आने वाला प्रत्येक अपराध कॉग्निजेबल है, यानी कि कॉग्निजेबल होने के कारण कोई भी सरकार की कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका डायरेक्ट संज्ञान ले सकती है, ठीक है। अध्याय 4 में आता है 15 से 23 तक। सेक्शन 15 से 23 तक अध्याय 4 चलता है। अध्याय 4 में आतंकवाद क्रियाकलाप के बारे में बताया गया है, आतंकवादी संगठन के बारे में बताया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आतंकवाद क्रियाकलाप के बारे में बताया गया है, लेकिन आतंकवादी संगठन के बारे में क्या बताया गया है, आतंकवादी संगठन के द्वारा अनुसूची फर्स्ट में बताया गया है। इसमें 36 लिस्टेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अभी भारत में वर्तमान में 36 शेड्यूल, इस एक्ट की जो अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट है, इसकी जो शेड्यूल फर्स्ट है, इस शेड्यूल फर्स्ट में प्रेजेंट में 36 लिस्टेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको सरकार ने लिस्टेड किया गया है, जिनको सरकार ने चिन्हित किया गया है। ये कौन कौन सी है आपको पता होगा, जैसे कि अलकायदा, जैसे मोहम्मद, इस्लामिक फ्रंट, जम्मू कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, अभी तो सिमी भी इसमें डाल दिया गया है, सिमी जो कि स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी को भी इसमें डाल दिया है। आपको लगता होगा कुछ संगठन ऐसे हैं जिनके नाम तो ऐसे लगते हैं जैसे कोई सुधार वाले संगठन हो, लेकिन ये सब आतंकवादी संगठन है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए अखिल भारतीय नेपाली एकता समाज। आपको इसके सेंटेंस से क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कोई सुधार करने वाला संस्था या संगठन है, लेकिन नहीं, सरकार ने इस संगठन को अखिल भारतीय नेपाली एकता समाज संगठन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की सूची में लिस्टेड किया हुआ है। तो इस प्रकार से कुछ संगठन है जिन्हें सरकार ने समय समय पर इस सूची में डाल दिया है। तो अभी प्रेजेंट में जो संगठन है उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है 36। ये प्रश्न आ सकता है पेपर में कि जो शेड्यूल फर्स्ट है उस शेड्यूल फर्स्ट में कितने संगठन अभी एक्टिव हैं। तो 36 संगठन जो है
सरकार की नजर में एक्टिव है और इन्हें लिस्टेड किया गया है शेड्यूल फर्स्ट में। तो फ्रेंड्स 15 में आतंकवादी कार्य। आतंकवादी कार्य जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है या ऐसा कोई कार्य करता है जिससे भारत की एकता, प्रभुता, अखंडता और भारत की सुरक्षा, विशेष तौर पर आर्थिक सुरक्षा को यदि कोई अटैक होता है, डिस्टरबेंस किया जाता है सुरक्षा को, तो अब यहां तक तो नहीं है। आतंकवादी कार्य में क्या किया जाता है, आतंकवादियों के द्वारा या आतंकवादी संगठन के द्वारा ऐसा कुछ किया जाना जो कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित होती हो या किसी देश की संपत्ति का बहुत बड़ा विनाश होता हो। अब ये मृत्यु, ये सामूहिक विनाश कारित करती हो, ये सब कैसे होगा? इसके लिए हमें वे सारे पदार्थ चाहिए जो सामूहिक विनाश कारित करने में समर्थ हों, जैसे कि एक्सप्लोसिव, हाई एक्सप्लोसिव मटेरियल, केमिकल, ये सारे रेडियोधर्मी एक्टिव पदार्थ, ये सब क्या करते हैं, ये जो है बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक और जान माल की किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है अगर कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको कोई व्यक्ति करता है, जिनके माध्यम से करता है, वो आपको पता चलेगा जब आप NIA पढ़ेंगे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका पूरा एक सब्जेक्ट है। यदि इसके अंतर्गत कोई अपराध घटित होता है और उसकी जांच होनी है तो कौन करेगा? स्टेट की पुलिस नहीं करेगी, इसकी जांच करेगी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके बाद वाला सब्जेक्ट वही है, ठीक है, NIA। इसके साथ में पढ़ना चाहिए NIA को, प्लस ये एक्ट प्लस NIA, ठीक है। तो NIA में एक लिस्ट दी है कि कुछ ऑफेंस की लिस्टेड दी है। अगर उसमें से कोई ऑफेंस बनता है उन एक्ट में से, जैसे कोई आयुध अधिनियम के अंतर्गत कोई ऐसा वेपन्स है जो कि प्रतिष्ठित वेपन है, वो AK-47 जैसा वेपन्स है, अगर वो किसी के पास पाया जाता है तो इस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई भी की जा सकती है और आयुध अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा सकती है। इन सारी बातों को NIA में बताया गया है। कुछ ऐसे एक्ट हैं जैसे कि प्लेन हाईजैक संबंधित कोई एक्टिविटीज की जाती है, तो प्लेन हाईजैक का जो रूल्स है, जो एक्ट है, वो उसके अंतर्गत यदि कोई अपराध किया जाता है तो हम इसमें कवर कर सकते हैं, इसमें ला सकते हैं, उसको इस एक्ट में ला सकते हैं और उसकी जांच NIA के द्वारा करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स धारा 15 से 23 में, 15 में बताया गया है कि आतंकवादी एक्टिविटीज क्या होती हैं और 16 में इसका दंड है। 16 में दंड बताया गया है। दंड क्या है? जब किसी व्यक्ति की आतंकवादी गतिविधियों में मृत्यु हो जाती है तो उसको भी सेम पनिशमेंट दी जाएगी, है ना, अदरवाइज इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ दी जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि सेक्शन 22 में बताया गया है कि साक्षियों को धमकी देने के, साक्षियों को संरक्षण है, साक्षियों को धमकी देने के लिए दंड। अगर कोई आतंकवादी गतिविधि करता है और उसका कोई साक्षी बनता है और साक्षी को धमकी दी जाती है, तुम साक्ष्य मत देना हमारे खिलाफ, नहीं तो हम तुम्हारा भी ऐसा ही हाल करेंगे, तो उस साक्षी को धमकी देने के लिए दंड दिया गया, बताया गया है 22 में। 23 में वर्धित शास्तियां हैं, यानी कि इनको हम जब एक्ट को 1 बाय 1 पढ़ेंगे तब इन चीजों को हम एक एक से देखेंगे। तो ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अध्याय 5 पर, संपत्ति का समापरण। संपत्ति के समापरण में क्या देखते हैं हम, 24 से 34 तक ये अध्याय चलता है। धारा 24 से 34 तक ये अध्याय चलता है। आतंकवाद के आगम और संपत्ति को जो आतंकवाद में यूज की गई है उसको समापरण करने की शक्ति है। ये धाराएं 24 से 34 तक इसको डील करती हैं। इसके बाद आते हैं हम सेक्शन 35, 36 और 37 पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 35, 36, 37। 35 में क्या करती सरकार, किसी भी संगठन को, आतंकवादी संगठन को लिस्टेड करती है। जैसे कि यहाँ जो 3 में आपने देखा कि कोई सरकार विधि विरुद्ध संगम को धारा 3 में, किसी संगम को विधि विरुद्ध घोषित कर रही थी धारा 3 में। इसी प्रकार से आतंकवादी संगठन को डिसाइड कहां करेगी, 35 में। किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करेगी धारा 35 में। 35 में किया जाएगा। 35 के बाद मान लिया जाए किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिए 35 में। अब आते हैं हम कि इसकी रिव्यू कमेटी, इसका रिव्यू कैसे किया जाएगा। सरकार के उस ऑर्डर का रिव्यू करने के लिए एक रिव्यू कमेटी बनाई गई है। ये रिव्यू कमेटी सेक्शन 37 में बनाई गई है, ठीक है। इसमें आपको एक अधिकरण और एक रिव्यू कमेटी, दो चीज देखने को मिलेंगी। एक अधिकरण जो कि धारा 5 में है
अधिकरण धारा 5 में है, और रिव्यू कमेटी आपकी धारा 37 में है, रिव्यू कमेटी धारा 37 में है, और अधिकरण धारा 5 में है। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन क्या करेगा, यहाँ सिर्फ एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष, यहाँ 3 अध्यक्ष और प्लस 2 सदस्य, अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, ठीक है। यहाँ का अध्यक्ष और यहाँ का अध्यक्ष दोनों ही हाई कोर्ट के जज की काबिलियत रखने वाला व्यक्ति या हाई कोर्ट जज होगा, या जो जस्टिस रिटायर हो सकता है या वर्तमान पदासीन हो सकता है। यदि वर्तमान में पदासीन कोई जस्टिस है, उसे हमने रिव्यू कमेटी का अध्यक्ष अपॉइंट करना है या फिर अधिकरण का अध्यक्ष अपॉइंट करना है, तो उसके लिए हमें परमिशन लेनी होगी संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से, इसकी परमिशन हमें लेनी होगी। यदि वे रिटायर्ड जस्टिस हैं तो इसके लिए परमिशन की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आपको 2 जगह ये देखने को मिलेंगे, यहाँ पर एक अध्यक्ष है, कोई सदस्य नहीं है, धारा 5 में, अधिकरण में, ये अधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, ये ट्रिब्यूनल है, ठीक है। ट्रिब्यूनल में सिर्फ एक अध्यक्ष होता है, सदस्य नहीं होते हैं। 37 में रिव्यू कमेटी है, रिव्यू कमेटी में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, लेकिन जो अध्यक्ष की योग्यता होती है वह हाई कोर्ट जज की योग्यता होती है, सदस्यों की योग्यता सरकार के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो आपने समझा इस प्रकार से, अगर सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करती है तो उसकी रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा सकती है। कहाँ की जाएगी, तो रिव्यू कमेटी के पास की जाएगी, रिव्यू कमेटी का डिसीजन आएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम मिसलेनियस प्रोविजंस पर। मिसलेनियस प्रोविजंस जो उसका अंतिम अध्याय है, अंतिम अध्याय बताता है धारा 41 से धारा 53 तक अंतिम अध्याय है। इसमें कितनी धारा है, धारा 13 इसमें है। इसमें बताया गया है वे प्रोविजंस जो इस एक्ट में कहीं पर भी नहीं है, मिसलेनियस प्रोविजंस कहे जाते हैं और उनको लास्ट में रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो ये है कि यहाँ धारा 44 में साक्ष्यों को संरक्षण किया गया है, साक्ष्यों को संरक्षण दिया गया है। अगर कोर्ट को ये लगता है ड्यूरिंग ट्रायल कि किसी गवाह को अगर कोर्ट की कार्रवाइयों में उसको प्रकट किया जाता है, उसका नाम लिया जाता है या लोगों के सामने लाया जाता है, उसके जीवन को कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो सरकार तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट कैमरा ट्रायल की परमिशन दे सकता है। बंद कमरे में ट्रायल होगी और अपने जो निर्णय होगा कोर्ट का, उस कोर्ट के निर्णय में या किसी भी दस्तावेज में उसका जो नाम होगा साक्षी का, उस नाम को जो है हाइड कर दिया जाएगा, उसको ओपन नहीं किया जाएगा। ये कोर्ट की पावर है, कोर्ट में आदेश दे सकता है साक्षी के जीवन को ध्यान में रखते हुए, साक्षी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। यदि आतंकवादी कार्यों में जो साक्षी होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई तो कभी भी आतंकवादी घटनाओं में हमें साक्षी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए इस प्रकार के प्रोविजंस को इसमें रखा गया है। साक्षी के प्रोविजंस पर भी देश में बहस छिड़ी हुई है कि सरकार, एजेंसियां किसी को भी साक्षी के तौर पर पेश कर सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ साक्षी के संरक्षण की बात की गई है, ठीक है। कोर्ट की प्रोसेस है और कोर्ट की प्रोसेस बहुत डीपली होती है, कानून का इंटरप्रिटेशन इतना डीपली जाता है, ये एक आम आदमी को कानून का इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आता। जब उसे कानून का इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आता तो वो उसे कानून के लूप होल्स के बारे में संज्ञा देता है, कहता है कि ये तो कानून के लूप होल्स हैं। जैसे कि आपने देखा होगा निर्भया वाले केस में अभी हाल ही में जो उनको चारों को फांसी हुई थी, तो सबने ये कहा कि बार बार इसको पिटिशंस को जो है इनकी फांसी को जो पोस्टपोन किया जा रहा है हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उनको ये नहीं पता है कि ये रूल्स हैं, ये कुछ लॉ हैं, ये कुछ उच्चतम न्यायालय के जजमेंटों के कारण ये स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, ये कानून का जब इंटरप्रिटेशन सामने आता है तब हमें सब चीजें क्लियर होती हैं कानून के बारे में। जब हमें इंटरप्रिटेशन नहीं आता तो हमें कानून की सही वाली चीजें भी गलत लगती हैं, ठीक है। तो साक्ष्य को संरक्षण है। धारा 51 में बताया गया है, इसकी इंपॉर्टेंट धारा है, धारा 51 बताया गया है, यदि किसी व्यक्ति पर इस एक्ट के अंतर्गत कोई आरोप लगता है, यदि किसी व्यक्ति पर इस एक्ट के अंतर्गत कोई आरोप लगता है और ट्रायल चलती है, तो कोर्ट को यह पावर आ जाती है कि वह उस व्यक्ति के, देखिए उस व्यक्ति के पास कोई लाइसेंस वाला हथियार होता है तो उसे
उतने समय के लिए, जितने समय के लिए कोर्ट आवश्यक समझे, जब्त कर सकता है। यदि उसके पास कोई पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट यानी कि विदेशों में आवागमन के लिए आवश्यक एक दस्तावेज, उस पासपोर्ट को भी कोर्ट जो है जब्त कर सकता है। ठीक है, जिससे कि कोई व्यक्ति जिस पर इस अधिनियम के अधीन आरोप है और ट्रायल चल रही है, वह देश से बाहर ना निकल सके, इसलिए उसे भी जो है सीज कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपने देखा कि ये हमारा एक्ट है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967। इसका ये ड्राफ्टिंग है, इसमें 7 अध्याय हैं, 53 धाराएं हैं, 4 अनुसूचियां हैं। इसकी जो एक अनुसूची हमने पहले डिसाइड की, देखिए इसकी हमने पहली अनुसूची को हमने देखा, इसमें पहली अनुसूची, ठीक है, इसमें क्या था, आतंकवादी संगठन। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में कुछ कन्वेंशंस हैं, दूसरी देखिए कुछ कन्वेंशंस और अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल हैं। किसको लेकर के, आतंकवाद को लेकर के कुछ अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशंस और अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल्स हैं सेकंड शेड्यूल्स में। ठीक है, सिर्फ आतंकवाद और गतिविधि अनलॉफुल एक्टिविटीज को लेकर के। तीसरी अनुसूची में क्या आता है, तीसरी अनुसूची में बताता है सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ इंडियन करेंसी, ठीक है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ इंडियन करेंसी के, हाई इंडियन करेंसी के सिक्योरिटी फीचर्स हैं। जैसे कि इसमें 3 फीचर्स की बात कही गई है। पहला, देखो आपने देखा होगा कि हम नोट में असली है नकली है ये पहचान करने के लिए हम उसे आलेख के माध्यम से देखते हैं, तो हमें उसमें कुछ स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। दूसरा, इसमें वाटरमार्क होता है। तीसरा, इसमें जो होता है प्रतिबिंब के आधार पर इसको देखना, या जल चिन्ह, प्रतिबिंब के आधार पर, जल चिन्ह के आधार पर, या आलेख के माध्यम से देखना। ये किसी भी हाई क्वालिटी की जो हमारी करेंसी है, उस हाई क्वालिटी करेंसीज के लिए कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं। यदि कोई व्यक्ति ये सिक्योरिटी फीचर्स के साथ में कोई डिस्टर्बेंस करता है, यदि कोई इस प्रकार की करेंसी बनाता है जो कि इनसे मिलती जुलती है, तो उसको इसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज और टेररिज्म एक्टिविटीज के अंतर्गत उसे कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी फीचर्स हो गए। चौथी में आपके आता है वेस्टी शब्द, जो कि अभी 2019 में हम बताया था। वेस्टी शब्द जो चौथी अनुसूची है उसमें चौथी अनुसूची में क्या आता है, वेस्टी शब्द को ऐड किया गया है। वेस्टी शब्द, अभी जो लास्ट की अनुसूची है इसमें नेम ऑफ इंडिविजुअल अभी ऐड नहीं है, ये सिर्फ खाली छोड़ दी गई है। जैसे ही कोई स्थिति आती है तो इसमें कोई ऐड जो है होगा, और जो भी अपडेट होगा उसकी इंफॉर्मेशन हम आपको जरूर देंगे, या फिर आप अपने एक्ट में डायरेक्ट में दे सकते हैं। लेकिन 2020 के एडिशन तक इसमें अभी कोई भी ऐसा ऐड नहीं देखने को मिला है, ये खाली पड़ी हुई, लेकिन ये शेड्यूल इसमें जोड़ दी गई है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा कि अनलॉफुल एक्टिविटीज को लेकर के आज हमने प्रयास किया कि इसके बारे में एक समझ, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप तक पहुंचा सकें, आपको समझा सकें, और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। उसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से एक सेक्शन दूसरे सेक्शंस को कोरिलेट करती है, और सेक्शंस के बारे में डीपली नॉलेज, और विधि विरुद्ध संगम क्या है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप क्या है, और आतंकवादी क्रियाकलाप क्या होते हैं, आतंकवादी संगठन क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको विस्तृत जानकारी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। यदि आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।